ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के डिफरेंस तक हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो श्योरिटी की लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आज देखते हैं ये चैप्टर शायद खत्म हो जाए। सो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। पहली बात तो श्योरिटी किससे रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड है। इंडेमनिटी में तो दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, और गारंटी में तीन पार्टीज होती है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है। उसमें होते हैं क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। उस डेटर को प्रिंसिपल डेटर बोलने का रीजन इतना ही है कि बेसिक लाइबिलिटी उसकी है और उसके ना पूरी करने पे या परफॉर्मेंस ना करने पे ही श्योरिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म आती है। अब उसी से रिलेटेड तो ये बात है कि क्या नेचर है और क्या एक्सटेंट है किसका? श्योरिटी की लाइबिलिटी का। तो पहली बात तो ये जो नेचर है ये कैसा है? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रिंसिपल डेटर पे ही लाइबिलिटी आएगी, पहले तो इस चीज को समझो। और एक्सटेंट क्या है? जितना अमाउंट वो नॉन परफॉर्मेंस करेगा उतना ही परफॉर्मेंस करके देना पड़ेगा किसको? श्योरिटी को। सपोज एक काम एग्जांपल के लिए सोचो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी जो था उसमें प्रिंसिपल डेटर था और प्रिंसिपल डेटर को 1 लाख रुपए पे करने थे। 1 लाख में से सपोज प्रिंसिपल डेटर 80,000 पे कर देता है, सिर्फ 20,000 पेंडिंग रह जाते हैं, तो फिर श्योरिटी की लाइबिलिटी का एक्सटेंट क्या हो जाएगा? 20,000, है ना। और नेचर तो हम समझ ही रहे हैं, ये नेचर हम कॉन्टिजेंट नेचर बोल सकते हैं। इस नेचर का नाम हो सकता है कॉन्टिजेंट नेचर। कॉन्टिजेंट मतलब हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पे ये डिपेंड करेगी कि लाइबिलिटी श्योरिटी पे आएगी या नहीं आएगी। द प्रिंसिपल डेटर फॉल्ट करेगा तो लाइबिलिटी आएगी, प्रिंसिपल डेटर फॉल्ट नहीं करेगा तो लाइबिलिटी नहीं आएगी। नेटवर्क ठीक है? वंशिका, मेरी सारी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव। अब देखो इन्होंने एक नए नाम यूज किया है, जो मैंने तुम्हें बताया वो तो जनरल बात है ही। को एक्सटेंसिव, को एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि वो उतनी ही है, उतने ही एक्सटेंशन तक है जितने एक्सटेंशन तक प्रिंसिपल डेटर की है। तो इस चीज को लिखने के लिए लॉ मेकर्स क्या यूज करते हैं? वर्ड को एक्सटेंसिव। और किसके साथ को एक्सटेंसिव है? प्रिंसिपल डेटर के साथ। और क्या लिखा है? अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन ये बोलती है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर चाहे तो को एक्सटेंसिव की जगह उसका एक्सटेंट, किसके एक्सटेंट? लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी का एक्सटेंट प्रिंसिपल डेटर से ज्यादा या कम कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट में अलग से लिखना पड़ेगा। आप नहीं लिखते हो इस बारे में तो जो जनरल मीनिंग लिया जाएगा या जो डिफॉल्ट मीनिंग लिया जाएगा वो यही लिया जाएगा, जितनी प्रिंसिपल डेटर की जिम्मेदारी उतने ही एक्सटेंट तक श्योरिटी की जिम्मेदारी। कोई डाउट है तो बताओ, आगे चलते हैं। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी इन नेचर। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऊपर जब हमने जनरल टॉपिक्स पढ़े थे कि इसकी लाइबिलिटी प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की, कॉन्ट्रैक्ट में पूरी करने की। वो प्राइमरी लाइबिलिटी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए इसके ऊपर एडिशनल लाइबिलिटी या सेकेंडरी लाइबिलिटी आती है। सेकेंडरी का मतलब इट इज नॉट प्राइमरी। प्राइमरी के डिफॉल्ट पे जो लाइबिलिटी अराइज होगी उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। हिज लाइबिलिटी नॉट ओनली, हिज लाइबल ओनली ऑन, इसकी लाइबिलिटी केवल कब आती है? जब डिफॉल्ट करेगा प्रिंसिपल डेटर। अगली बात देखो, वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। वेयर डेटर, डेटर मतलब प्रिंसिपल डेटर, कैन नॉट बी लाइबल, अगर उसकी ही लाइबिलिटी नहीं आई, समझना, प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी नहीं आई तो मुझे बताओ क्या श्योरिटी की लाइबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। सर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी क्यों नहीं आएगी? उसके कई रीजन हो सकते हैं ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे उन एसेंशियल एलिमेंट में से कुछ मिसिंग है, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट बना ए और बी मतलब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, वो इटसेल्फ ही इनवैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है तो बी ही परफॉर्मेंस के लिए लाइबल नहीं है, और जब बी ही परफॉर्मेंस के लिए लाइबल नहीं है तो फिर सी भी परफॉर्मेंस के लिए लाइबल नहीं है। एक रीजन तो ये हो गया। एक रीजन वंशिका बहुत अच्छे से समझ में आएगा,
तू भी समझने की कोशिश कर। अगर सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना था उस दिन तो सब बराबर था उसमें, है ना, जैसे उज्जैन के अंदर अल्कोहल या लिक्वर को लेके दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, तब तक बैन नहीं था अल्कोहल विद इन द टेरिटरी ऑफ उज्जैन। लेकिन बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन गया और जब उसकी परफॉर्मेंस डेट आई उसके बीच में ये बैन का इंफॉर्मेशन आ गया, तो अब आप परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। तो ऐसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जब बी ही लाइबल नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, तो श्योरिटी कैसे लाइबल हो सकता है? तो ये लिख रहे हैं कि जब डेटर को ही आप लाइबल हेल्ड नहीं कर सकते ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में डिफेक्ट की वजह से अगर डेटर ही लाइबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी की लाइबिलिटी भी सीज हो जाएगी। अभी तक हमने 3 बिहेवियर पढ़े श्योरिटी की लाइबिलिटी के। पहला बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव है। दूसरा बिहेवियर इंपॉर्टेंट था, सेकेंडरी है। और तीसरा बिहेवियर इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी किसी रीजन से खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी की लाइबिलिटी भी सीज कर जाती है। यहां तक कुछ समझ ना आने जैसा हो तो बताओ, बताओ। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। अ क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब वो व्यक्ति जिसको श्योरिटी ने अपनी गारंटी दी है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको श्योरिटी ने अपनी गारंटी दी है, उस व्यक्ति को हम बुलाते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। अब ये क्या बात है सर? आप तो कह रहे हो अगर वो सी, ये इसका ये मतलब हुआ क्या कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और ए सीधा सी के पास जा रहा है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। सी की लाइबिलिटी तो अराइज ही कब होती है? तो पहले तो ए बी के पास गया होगा डिमांड करने अपनी परफॉर्मेंस। लेकिन क्या ये डिमांड करना परफॉर्मेंस जरूरी है? अगर ऐसा एग्रीमेंट था, समझना 2 तारीख को बी पे करेगा ए को, अब 2 तारीख निकल गई और बी ने पे नहीं किया ए को, तो क्या ये डिफॉल्ट माना जाए, हाँ या ना, कि ए को जाना पड़ेगा डिमांड करने? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन लिखी नहीं थी। तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बी को अपनी तरफ से परफॉर्मेंस करना था 2 को। अगर बी 2 को परफॉर्मेंस नहीं करता 2 तारीख को, तो फिर ए क्या सी के पास सीधे जा सकता है और ये बोल सकता है कि बी ने डिफॉल्ट कर दिया इसलिए अब तुम दो मुझे पैसे? बिल्कुल बोल सकता है। ये इसलिए इस तरह से पॉइंट लिखा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बी के परफॉर्मेंस का ड्यू मतलब परफॉर्मेंस करने ही नहीं दी गई और तुम सी के पास चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ए को जब प्रोसीड करना है तो बी ने जब डिफॉल्ट कर दिया है तो ए सीधे सी के पास जा सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि वो बी को जाके परेशान करेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। और माइनर वाइनर वाला केस जो कल मैंने बताया था कि अगर बी माइनर है तो उसके अगेंस्ट तो वैसे भी तुम कोई लीगल ऑब्लिगेशन ला नहीं सकते थे, तो अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो तुम्हें तो सीधे जाना ही किसके पास पड़ेगा? सी के पास। तो वंशिका ये बात क्लियर हो गई? हाँ। तो यहां पे इतना समझो कि बी ने डिफॉल्ट जरूर कर दिया है, तब आप सीधे सी के पास जा सकते हो, आपको बी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब मत ले लेना कि बिना डिफॉल्ट के ए जो है सी के पास जाने का राइट रखता है, नहीं, ऐसा नहीं है। पर सी ये नहीं कह सकता कि यार तो उसने डिफॉल्ट किया, पहले तुम उसके पास जाओ, उसके सामने प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करना मतलब अपना क्लेम रखना, उसके सामने प्रोटेस्ट करो, डिमांड करो, वो मना करेगा तब मैं करूंगा। अरे नहीं भाई, 2 तारीख को पेमेंट देना था, उसने डिफॉल्ट कर दिया ना, अब उस ए को जरूरी नहीं है कि वो बी के पास जाए, वो सीधा आपके पास आके बोल सकता है डिफॉल्ट हो चुका है, आप एज अ श्योरिटी आपने जो प्रॉमिस किया है कॉन्ट्रैक्ट में वो गारंटी परफॉर्म कर दो। कोई डाउट? मैं फिर पूछ रहा हूं, कोई डाउट? चलो इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। ए, मैंने कहा ये एग्जांपल्स बहुत हेल्प करते हैं। ए एक पार्टी है, उसने क्या दिए? गारंटी, मतलब ए कौन हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट में? श्योरिटी। ए गारंटीज टू बी, उसने गारंटी बी को दी है। गारंटी किसको दी जाती है? क्रेडिटर को। तो बी कौन हो गया? क्रेडिटर। द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किसने किया होगा? सी ने, उसने साइन करके चेक दिया होगा लाइक दिस। तो सी कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर। वही एक्सेप्टर है, मतलब वही डेटर था। द बिल इज डिसऑनर्ड, वो बिल हो गया डिसऑनर्ड, मतलब हो गया ना डिफॉल्ट। तो सी कर चुका है डिफॉल्ट। अब ए इज लाइबल, ए मतलब श्योरिटी इज लाइबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ बिल, ए को बिल का अमाउंट तो देना ही है, लेकिन तुम ये जानते हो जब बिल डिसऑनर होता है तो उसको मैंडेटरली नोटिंग कराना पड़ता है। नोटिंग की क्या कहानी है?
नोटिंग की ये कहानी है कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट मतलब जो किसी का राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ऐसा डॉक्यूमेंट अगर परफॉर्म नहीं होता है तो उसे जाके नोटरी ऑफिस, सुना है नोटरी, पब्लिक नोटरी, है ना, वकील लोग अपने ऑफिस में खोल के रखते हैं। वो क्या, वो नोटरी कराने का मतलब है एक तरह से टैक्स जमा करो, स्टैम्प पेपर पे लिखा के दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट था हम हमारे और उस पार्टी के बीच में, और उस पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस नहीं किया है, इसकी नोटिंग, इसकी इंफॉर्मेशन लीगल कर लो कि ये परफॉर्म नहीं हुआ है। तो कल को मैं केस करने आऊंगा तो ड्यू डेट पे मैंने अपना काम किया था कि मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिली, इस चीज को मैंने लीगली रेस कर दिया था, तो टैक्स जमा करके उसकी लीगल नोटिंग हो जाती है। तो जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज भी इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी की लाइबिलिटी और किसी के राइट है, तो उसको भी डिफॉल्ट होने पे उसकी लीगल नोटिंग करानी जरूरी रहती है। तो लीगल नोटिंग कराने के क्या लगते हैं, चार्जेस, उसी चार्जेस को नोटिंग चार्जेस वगैरह बोलते हैं। एक कहानी और हो सकती है कि भाई डिसऑनर हुआ बिल का, ठीक है, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया सी ने, तो जितना डिले पेमेंट होगा उतने दिन का ब्याज भी लगेगा। तो ऐसे जो चार्जेस हैं, इंटरेस्ट या नोटिंग चार्जेस, मतलब जो एड ऑन हो रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, बिल ऑफ एक्सचेंज सपोज 1 लाख का था, पर इंटरेस्ट और चार्जेस मिला के वो 1,05,000 हो जाता है, तो 1,05,000 रुपए देने पड़ेंगे किसको, श्योरिटी को। वो ये नहीं कह सकता कि मैं 1 लाख ही दूंगा। मेरी बात समझ में आई भैया, जो जो ड्यू हो रहा है वो देना पड़ेगा किसको, श्योरिटी को। तो लाइबिलिटी देखो का एक्सटेंट प्रिंसिपल डेटर तक है। प्रिंसिपल डेटर भी तो इसी अमाउंट के लिए लाइबल होता, अगर सपोज ये प्रिंसिपल श्योरिटी नहीं होता इस पिक्चर में, तो भी अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता और उसकी नोटिंग करानी पड़ती है और जितना डिले पेमेंट हुआ है उसका इंटरेस्ट देना पड़ता, तब भी तो प्रिंसिपल डेटर पे भी 1,05,000 ही आते हैं, यहाँ पे इस पे भी 1,05,000 ही आएंगे, और श्योरिटी को ये पेमेंट करना पड़ेगा। और मैंने ये कल भी समझाया था कि 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ हो रहे होते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में। एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में चलता है, एक्सप्रेस नेचर का है, उसमें लैंग्वेज यूज हुई है। दूसरा गारंटर, ये जो गारंटी देने वाला बंदा है श्योरिटी, ये क्रेडिटर को बोलता है कि मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा अगर डिफॉल्ट होता है तो। दो कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सप्रेस नेचर के हैं, अगर वो पेमेंट कर देता है तो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट भी अराइज हो जाता है, उसको हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जो ये राइट देगा, ऐसा कुछ कर दिया आपने तो 1,05,000 रुपए अगर आपने पे कर दिए प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, तो आपको ये राइट है कि प्रिंसिपल डेटर के साथ आपका कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उसके बिहाफ पे अगर आपने पेमेंट किया है तो ड्यू टू कंडक्ट, ड्यू टू एक्शंस, एक कॉन्ट्रैक्ट और बन गया। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो एक्शंस की वजह से बनते हैं ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, और ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना है रिकवरी के लिए, कि श्योरिटी ने जो पेमेंट कर दिया है क्रेडिटर को वो रिकवर कर सकता है किससे, किससे रिकवर कर सकता है, प्रिंसिपल डेटर से, है ना। इसका एक ही एक्सेप्शन है रिकवरी का कि अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर हुआ या इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। आई होप ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गई है। लॉ में इसी तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, और वही एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है कि सीधा सीधा पूछ लिया कि क्या एक्सटेंट है लाइबिलिटी का, मतलब ये टॉपिक उठा के पूछ लिया 3-4 नंबर के लिए, और इसी पे क्या बन सकता है, एक केस सिनारियो बन सकता है जिसमें तुम्हें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि लॉ में क्या लिखा है और इस केस में क्या दिख रहा है, उस अनुसार लॉ का कंक्लूजन क्या बनता है। ठीक है, इसको केस बेस्ड सिनारियोस बोलते हैं। यहां तक कोई समस्या है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। ओके, अब अगला जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो इसको बहुत लोड लेके मत पढ़ना, जस्ट एक जनरल सा है। लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स primarily liable, not affected by the arrangement between them, that one shall be surety on others default। ये कहानी क्या है सर, चलो आओ कहानी समझें। सपोज करो दो पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड पर्सन से, मतलब ए और बी मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, सी से। ठीक है, तो टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी किन दोनों पे आ रही है, ए और बी पे आ रही है क्या, लाइबिलिटी, उन दोनों ने लाइबिलिटी अंडरटेक की है। एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर, एक कॉन्ट्रैक्ट उनका आपस में भी है ए और बी का, दैट वन ऑफ देम शैल बी लाइबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द अदर।
ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि ए की लाइबिलिटी तभी आएगा जब बी डिफॉल्ट करेगा। आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रखा है, जैसे पार्टनरशिप में नहीं होता, इसको थोड़ा पार्टनरशिप जैसा समझो। ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने सी से कॉन्ट्रैक्ट किया और वो ये कह रहे हैं ए की जिम्मेदारी तब शुरू होगी पर्सनली जब बी डिफॉल्ट करेगा। फिर से पढ़ लो। एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर दैट, आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है, वन ऑफ देम शैल बी लाइबल ओनली, मतलब ए शैल बी लाइबल ओनली, ए की लाइबिलिटी केवल तब आएगी ऑन डिफॉल्ट ऑफ अदर, मतलब बी के डिफॉल्ट करने पर आएगी। द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये जो आपस का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सी का कोई लेना देना है क्या, जैसे पार्टनरशिप में आउटसाइडर का कोई लेना देना है क्या ए और बी किसे, आपस के एग्रीमेंट क्या, उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है, बाहर वाले को क्या करना, तुम आपस में इंटरनली कुछ भी अरेंजमेंट करके रखो। तो वो ये कह रहे हैं कि सी तो इस इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, सी तो एक एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका, ए और बी को मिला के तुम फर्म कह सकते हो, फर्म से हुआ है उसका कॉन्ट्रैक्ट। तो ए और बी के बीच में ये जो अरेंजमेंट है कि भाई बी डिफॉल्ट करेगा तो ए लायबल होगा, इससे सी को क्या लेना देना, है ना। सी तो ये कहता है भाई मेरे लिए जो परफॉर्मेंस तुम दोनों ने एज अ फर्म डिसाइड की है वो करके दे दो, तुम आपस में क्या करते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, है ना। इस कहानी को समझो। तो यहां यही लिखा है, द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, वो जो इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पार्टी तो नहीं है वो सी। द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सन टू द थर्ड पर्सन, मतलब ये जो कंबाइंड लाइबिलिटी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ए बी और सी के बीच में, ए बी फर्म, ए बी एज अ ग्रुप और सी के बीच में, the liability of each of such two person to the third person under the first contract is not affected by the existence of second contract, मतलब कंबाइनली तो तुम्हें परफॉर्म करके ही देना है, किसको, सी को। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो तुम खुद सोच के देखो। ये पार्टनरशिप में भी ऐसा कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि फर्म एज अ होल लाइबल हो जाएगी, और उसमें है ना, सपोज करो बी गायब हो गया, बी भाग गया या ए भाग गया, अकेला कोई पार्टी बची है तो उसे अकेले परफॉर्म करके देना पड़ेगा। बाद में वो जो तुम्हारा इंटरनल मैटर है, इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट है, उस हिसाब से सेटलमेंट करो आपस में, सी को इससे कोई लेना देना नहीं है। बस यही लिखा है। मैंने कहा था ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ए एंड बी, अपने जैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, ए और बी ने ज्वाइंट और सेवरल प्रोमिसरी नोट दिए हैं। ज्वाइंट दोनों का कंबाइन प्रॉमिस है, किसकी तरफ, सी की तरफ, कि हम पेमेंट करेंगे। आगे लिखा है ए मेक्स इट इनफैक्ट एज श्योरिटी फॉर बी, और इसमें आपस में कैसा बना हुआ है, ए श्योरिटी है बी का, मतलब पहले प्रिंसिपल डेटर कौन बन गया है, बी, बी पीडी बन गया है, और पीडी अगर डिफॉल्ट करेगा तो ए के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। ऐसी इंटरनल अरेंजमेंट है। सी नोज दिस, अब सी को यह बात पता है, अरे मैं कह रहा हूं पता हो या ना पता हो, उसका राइट बनता है जो अवेलेबल है ना ए बी में से उसको परफॉर्मेंस करके देनी है, वो तुम्हारा इंटरनल